हो गया। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक मस्त होंगे। अ, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी में आप लोग कई बार आर्टिकल को याद करने में परेशानी होती है। तो हम लोग आर्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे संविधान को बांट के ऐसे पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे हम लोग पार्ट 5 मतलब भाग 5 जिसमें लिखा हुआ है आपका राज्य संघ के बारे में, भाग 6 जिसमें राज्य के बारे में लिखा है। तो जैसे भाग 5 में अगर तुमको आर्टिकल को याद है तो उसमें 89 जोड़ोगे तो भाग 6 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको याद है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर आपको याद है कि आर्टिकल नंबर किसमें है, 74 में है। अगर आपको याद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति 74 में है और आपसे पूछ लिया कि बताओ सीएम की नियुक्ति किसमें है, तो आपको सीएम की नियुक्ति नहीं याद है, कोई बात नहीं, पीएम याद है, पीएम 74 में है। अगर 89 जोड़ोगे तो किसका आ जाएगा, सीएम का। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए, जैसे आपको पता है एक होता है महान न्यायवादी, एक होता है महाधिवक्ता। महान न्यायवादी किसमें है, आर्टिकल 76 में, तुमको ये याद है, लेकिन महाधिवक्ता नहीं याद है। तो आप क्या करोगे, महान न्यायवादी अर्थात 76 में 89 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी महाधिवक्ता 76 में आप 89 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, महान न्यायवादी आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 5 में जो आर्टिकल है उसमें सब में 89 अगर आप जोड़ते जाओगे तो पार्ट 6 आता जाएगा। मतलब अगर केंद्र में 89 जोड़े तो राज्य का आ जाएगा। सब में टोटल ऐसे ही, जैसे आप पढ़ोगे तो संसद किसमें है, 79 में, 79 में संसद है। आपसे पूछ ले विधानमंडल किस आर्टिकल में है तो 79 में 89 ऐड कर दो, आपका आ जाएगा। तो बस हम सारे आर्टिकल को ऐसे ही लिंक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 और पार्ट 6, ऐसे पूरी पॉलिटी को पढ़ेंगे। आप वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आप वीडियो खत्म होते तक सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल भी। अगर मुझे 60 में पढ़ाना होता तो मैं एक साथ सारे आर्टिकल लिख के आपको समझा दिया होता है, लेकिन नहीं, इसको समझाना ही मुझे है। तो आर्टिकल के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, आर्टिकल हमको याद हो, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल से नए हैं समझ लें कि हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित में। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहली चीज समझिए, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग अर्थात 22 चैप्टर है। इन 22 भागों में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो कि मूल संविधान में 12 न थी, 8 थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अर्थात हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और इनको हमको लर्न करना होता है। और हमारा देश जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, साथ साथ है ना बहुत कठोर ना बहुत लचीला है, बहुत अच्छा संविधान है हमारे देश का। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसको यूज करने वाला सही नहीं है तो अन्यथा वो चीज बेकार ही साबित होगी। तो ऐसे हमारे देश का संविधान है, चाहे इतना अच्छा बन जाए, लेकिन अगर इसको मानने वाले, इसको लागू कराने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अन्यथा वो यूजलेस ही होगा। तो आज 26 नवंबर भी है, जो कि संविधान दिवस है। आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। आर्टिकल भी हमको याद होगा बाय डिफॉल्ट, एक पढ़ेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 भाग में से हमें शुरू से पढ़ना था, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं आपको याद कराने के लिए, ताकि आर्टिकल रिलेट करके आप याद कर पाए, ठीक है। तो भाग 5 और भाग 6, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है। भाग 5 में आपका केंद्र के बारे में है, संघ के बारे में। भाग 6 में आपका राज्य के बारे में है। भाग 5 में केंद्र में कौन कौन आता है, तो जैसे केंद्र में आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में। संसद का मतलब सांसद नहीं होता है, संसद मिलकर बनता है 3 चीजों से, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों विधायक का काम करते हैं, और इन तीनों को ही बोलते हैं संसद। और संसद के सदस्यों को बोलते हैं सांसद। संसद में जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं सांसद। संसद के 2 अंग हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो मेंबर जो इनके होते हैं उनको सांसद बोलते हैं। तो आपका राष्ट्रपति, पीएम, संसद और महान्यायवादी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, केंद्र में। जैसे केंद्र में, ठीक है, सारे लोग फोन साइलेंट रखो, ठीक है। तो केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे राज्य में क्या है, राज्यपाल है। ये भाग 5 है, भाग 6। जैसे केंद्र में पीएम है,
वैसे राज्य में क्या है, सीएम है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी है, वैसे राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। क्या होता है, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में आप जाएंगे तो मिलेगा संसद, राज्य में क्या मिलेगा, विधानमंडल। यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ आएंगे तो क्या मिलेगा, हाई कोर्ट। तो क्या हो अगर हम इसको पढ़ें और ये ऑटोमेटिक याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए यही हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा लिंक है कहाँ शुरू होता है, तो आर्टिकल नंबर 72 से 72 से लगातार कंटिन्यूअस 100 तक हम 89 जोड़ते जाएंगे, आगे वाला आता जाएगा। तो करीब करीब आपको 50 से अधिक आर्टिकल, लगभग 70-72 आर्टिकल में यहाँ याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 72। तो आर्टिकल नंबर 72 संविधान का राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान करता है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 72 में। किसमें है, 72 में। अब अगर आपको याद हो गया कि राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें है, 72 में, 7 और 2 अर्थात 72 में। किसमें है, 72 में। एक मूवी भी आई थी ना, उसमें था 72 सिंह, 73 सिंह, 71 सिंह। क्यों, उससे याद करना, 72 किसमें है, क्षमादान। 72 में क्या है, क्षमादान, ठीक है। अब 72 में किसका क्षमादान है, राष्ट्रपति का। अब आपको राष्ट्रपति की याद हो गया, राज्यपाल को याद करना है क्या, नहीं। 72 में 89 जोड़ दो, 72 में 89 जोड़ दो, 72 में 89 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 161। 161 में किसका हो जाएगा, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। तो 72 में 89 जोड़ेंगे, 161। 161 में क्या है, राज्यपाल का क्षमादान। 72 में किसका, राष्ट्रपति, 161 में किसका, राज्यपाल, ठीक है। अभी क्षमादान क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति को, ठीक है, विधायिका द्वारा दंड मिलता है, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा दंड मिलता है, तो उस दंड को राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई, किसमें, संविधान के अनुच्छेद 72 में, क्यों क्षमा कर सकता है। और क्षमा कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। या तो क्या कर दे, परिहार। क्या कर दे, परिहार। परिहार का मतलब क्या है कि दंड की प्रकृति बदले बिना सजा क्या कर दिया जाए, कम। दंड की प्रकृति को बदले बिना सजा कम कर दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति को न्यायालय ने दिया है 10 साल की सजा, तो राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को न्यायपालिका जो है सजा दी है 10 साल की कठोर कारावास, तो राष्ट्रपति अगर उसको परिहार करता है, तो परिहार का मतलब है उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, कठोर सजा ही रहेगी, लेकिन जो है सजा कम हो जाएगी, ठीक है। सजा कम का मतलब 10 साल से 5 साल कर सकता है, 3 साल कर सकता है, 5 साल। तो परिहार का मतलब स्वरूप नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा, उसकी जो वो है मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ गए। दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो लघुकरण के माध्यम से सजा को कम कर सकता है। लघुकरण क्या होता है, इसमें दंड का स्वरूप बदल जाता है। दंड क्या हो जाता है, स्वरूप बदल जाता है। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदल जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर किसी को फांसी दी गई है तो फांसी को चाहे राष्ट्रपति तो आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है। क्लियर। आगे एक होता है क्षमा। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा करता है, क्या करता है, क्षमा। अगर राष्ट्रपति किसी को व्यक्ति को क्षमा करता है, क्षमा का मतलब पूरी तरह से क्षमा। क्षमा का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से क्षमा। अर्थात वीडियो देखना अगर बंद हो बताना, ठीक है। क्षमा का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से क्षमा। अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को बिल्कुल क्षमा कर सकता है। बिल्कुल क्षमा का मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऐसा लगता है व्यक्ति को दंड, अपराध किया ही नहीं, निर्दोष है। अगर पूरी तरह क्षमा कर दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति ने दंड किया नहीं, पूरी तरह इसका निर्दोष है, उसको माफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक। चलिए, एक होता है विराम। विराम का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को, ठीक है, और राष्ट्रपति कब चाहता है, जब राष्ट्रपति के पास अर्जी जाती है। क्या जाती है, अर्जी, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की सजा को विराम अर्थात रोक सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। जब कोई अर्जी लगाता है कि मुझे इतने समय के लिए मौका दिया जाए, ठीक है, मुझे अभी और कुछ करना है, तो रोक सकता है। आगे प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देना। जैसे कि कोई सपोज करो, मान लो गर्भवती महिला है, कठोर कारावास है, तो उस कंडीशन में कठोर कारावास को रोक दिया जाएगा। कोई बुजुर्ग है, उसको कोई सजा दी गई क्रिटिकल, तो उस कंडीशन में रोकी जा सकती है। तो ये होता है प्रविलंबन। कितने टाइप से राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, ये किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 72 में। और राज्यपाल का पूछे 79 + 89, 161। 161 में राज्यपाल, जो सजा का प्रावधान राष्ट्रपति का है वही किसका है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किन मामलों में थोड़ा कम सकती है, जैसे आपका राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है,
और जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ का मतलब सैन्य विधि, सेना की जो विधि होती है, सेना के जो नियम कानून होते हैं, तो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, मार्शल लॉ अर्थात सैन्य विधि को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और केंद्र के नियमों को भी माफी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, सैन्य कानून पे कोई सजा होती है उसको माफ नहीं कर सकता है, और जो केंद्र के कानून पर सजा मिली उसको माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी सब सेम है दोनों का। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का याद हो गया आई थिंक। चलिए, अगला आर्टिकल 72 के बाद क्या है? 73। ठीक है, 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है? विस्तार। 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, मतलब जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसको विस्तार कैसे किया? ठीक है, विस्तार कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, जैसे पीएम बना दो, किसी को सीएम बना दो, मंत्रिमंडल बना दो, तो क्या कार्यपालिका शक्ति क्या बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे अब एक ही आदमी को होल एंड सोल बना दिया, जैसे मान लो पीएम, मतलब वही है, घर में ही है, एक ही आदमी जिम्मेदारी है, तो काम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको विस्तार कर दिया जाए। जैसे मान लो शादी हो रही है, शादी में एक ही आदमी काम करे, दिक्कत हो जाएगी ना, तो बांट दिया जाए, सब्जी लाना इनका काम, ठीक है, और पानी वानी काम इनका देखना है, ठीक है, रिश्तेदारों को वेलकम करना इनका काम है। तो ऐसे इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है उसको विस्तार किया जाए, बढ़ा दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सब में, ठीक है, बांट दिया जाए। तो 73 में क्या है? 72 में समाधान, 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अभी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? 73 में। किसमें है? 73 में। आपसे पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है, तो 73 में 89 जोड़ दो। किसमें? 73 में 89 जोड़ दो। अब 73 में 89 जोड़ो, कितना आएगा? 162। 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? 162। कितना हमने जोड़ा? 89 जोड़ा, 89। तो 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 89 जोड़ दो, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 74, ये अभी पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया, आप देखेंगे तो कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब फिर इनके साथ इनको भी याद करना। ठीक है, तो इसमें जैसे ये वाला आया, ये वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो 74 में क्या है? 74 में पीएम है। क्या है? पीएम के बारे में है। ठीक है, पीएम के बारे में है, सॉरी गलत थोड़ा लिखा है यहाँ पर, पीएम नहीं है, राष्ट्रपति, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सलाह। ठीक है, तो 72 हो गया, 73 हो गया, आर्टिकल नंबर 74। 74 में क्या है? 74 में लिखा गया है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए। ठीक है, 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये बात कहाँ लिखी है? 74। सवाल एग्जाम में पूछेगा कि ये बताइए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस बात का जिक्र इस अनुच्छेद में है, तो क्या बताओगे? 74 में। किसमें है? 74 में। किसमें है? 74 में। ठीक है, अगर पूछ ले कि ये बताओ, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? सीएम होगा, इस बात का जिक्र किसमें है? तो आप कैसे याद करोगे? वो बात किसमें है? 74 में। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किस 74 में, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए 74 प्लस 89, 74 प्लस 89 कितना? 163। 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? सीएम। वहां पीएम, यहाँ सीएम। भाई मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद होती है मंत्रियों का समूह, ध्यान देना। तो मंत्री परिषद के अंदर आप देखते हो कैबिनेट मंत्री कहीं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो सारे मंत्रियों को मिलाकर, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, सबको मिलाकर क्या बनती है? मंत्री परिषद। तो अगर कोई पूछे मंत्री परिषद बड़ा है कि कैबिनेट मंत्री, कौन बड़ा है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, सारे के सारे मंत्री आ जाते हैं। इनमें सबसे पावरफुल कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। अंडरस्टैंड? क्यों? अब अगर ये पूछे, ये बताओ, चाहे संघ की बात करें चाहे राज्य की बात करें, मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो देखिए, जितनी विधानसभा के या जितनी लोकसभा की सीटें हैं,
जितनी विधानसभा की, जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसका 15%। कितना? 15%। मैक्सिमम 15%। अधिकतम कितना? 15%। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। कितना? 15। मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। ये पीएम सहित पीएम को मिलाकर, तो पीएम को छोड़कर पीएम को मिलाकर, पीएम को मिलाकर पीएम सहित मैक्सिमम कितना होगी? 15%। इससे अधिक नहीं होगी। तो सवाल ये भी पूछेगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पीएम सहित 15%। मैक्सिमम कितनी होगी? 15%। अंडरस्टैंड? तो भाई चलो आगे, नेक्स्ट 74 के बाद क्या आएगा? 75। क्या आएगा? 75। 75 में क्या है? अच्छा, सवाल ये भी पूछा था एग्जाम में कि ये बताओ, पीएम की होती है ऑप्शन नियुक्ति, निर्वाचन, चुनाव, इनमें सभी। ना निर्वाचन होता है ना चुनाव होता है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो क्या होती है? नियुक्ति। और पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात कहाँ लिखी भाई साहब? 75 में। किसमें लिखी है? 75 में। 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह, 75 सिंह हम लोग हैं। 75 में क्या लिखा है? पीएम की नियुक्ति। क्या लिखा है? पीएम की नियुक्ति। पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो अगर पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो भाई साहब पीएम की नियुक्ति किसमें लिखा है? 75 में। किसमें लिखा है? 75 में। आपको याद है ना 75? पीएम की नियुक्ति क्या? 75। 75 पीएम की नियुक्ति, 75 पीएम की नियुक्ति। अब गलती से एग्जाम में आ गया सीएम की नियुक्ति। क्या आ गया? सीएम की नियुक्ति। तो आप पीएम याद है कितना? 75। 89 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 164। 164 कितना हो जाएगा? 164। तो पीएम की नियुक्ति अगर किसमें है? 75 में, तो 164 में क्या हो जाएगी? सीएम की। अगर पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एवं एवं पीएम की सलाह से, देखो पहली चीज तो पीएम की नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति। और फिर पीएम की सलाह से जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और ये बताओ, जो राष्ट्रपति अगर पूछे कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है, किसी भी मंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? ये गलत चीज है। जो मंत्री होते हैं, मंत्री कार्यकाल होता ही नहीं है। अगर नियुक्ति राष्ट्रपति किया है तो मतलब हमने तुमको दिया है, हमने तुमको नियुक्त किया है ना, हम तुमको प्रसाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रसाद। तो हमारे प्रसाद पर्यंत आप रहेंगे। कब रहेंगे? हमारे प्रसाद पर्यंत। तो कोई मंत्री है वो क्या कैसे काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। कोई मंत्री हो, अगर संघ का मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। अगर राज्य का मंत्री है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। जनरली इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं किसके? राष्ट्रपति। संघ के मंत्री किसके? राष्ट्रपति के। और राज्य में तो राज्यपाल के। तो ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। दूसरा, अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा। सामूहिक रूप से लोकसभा। लेकिन अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से, राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से लोकसभा, व्यक्तिगत राष्ट्रपति। समझ में आ रहा? स्पीड ज्यादा नहीं है। चलो आगे, अगर पूछे कि ये बताओ, कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे कितने माह तक मंत्री बन सकता है? जैसे ऐसा होता है ना कि अगर हमें सरकार में अच्छी पहुंच है, हम चाहे तो बिना चुनाव लड़े क्या बन जाए? मंत्री बन जाए। लेकिन कितने महीने तक? 6 महीने। तो इस सदन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला किसी सदन का, सदन का मतलब 2 सदन। संसद में कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। तो अगर आप मंत्री बन रहे हैं तो मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य। क्या होना चाहिए? सदस्य। लेकिन अगर आप सदस्य नहीं भी हैं और चाहती है सरकार कि आप मंत्री बने, तब भी आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक ही, 6 महीने के अंदर अंदर आपको चाहे लोकसभा की और चाहे राज्यसभा की किसी एक सदन की सदस्यता लेनी हो, नहीं तो आपका मंत्री पद उसी दिन से क्या हो जाएगा? खल्लास, टाटा बाय बाय। यही हाल यहाँ भी है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा एवं सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और जो
मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी? यहाँ लोकसभा नहीं, यहाँ विधानसभा। क्या होगी? विधानसभा प्रति। क्या होगी? विधानसभा प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, समझ गए ना? और दूसरी चीज ये है, जैसे यहाँ पर क्या इनका कार्यकाल कितना होगा? राज्यपाल के प्रसाद का। यहाँ पर राज्यपाल ना, तो राज्यपाल के प्रसाद का। यहाँ भी आप मंत्री बन सकते हो, किसी भी मंत्री बन सकते हो, ठीक है, बशर्ते क्या है कि आपको 6 महीने के अंदर, अगर आप सदस्य नहीं हो किसी सदन के, यहाँ कौन सा, देखिए यहाँ भी 2 सदन होते हैं, कौन कौन? विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में क्या आएगा? विधान परिषद और विधानसभा। तो ये आप विधानसभा और विधान परिषद, अगर किसी एक के मेंबर हो तो मंत्री बन जाओगे, अगर नहीं हो तब भी सरकार चाहती बना सकती है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद वहीं से क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर? सर अब ध्यान रहे, जैसे आप अभी अपने यहाँ कौशाम्बी की बात करते हैं, तो कौशाम्बी में सिराथू सीट है। सिराथू से विधायक थे, इसके पहले कौन थे पता है? केशव प्रसाद मौर्य थे। ये सिराथू से थे ना, लेकिन इस बार हार गए थे, पल्ली पटेल जीत गई थी। तो हारने के बाद भी आप देखोगे केशव प्रसाद मौर्य क्या है? डिप्टी सीएम। क्या है? डिप्टी सीएम। तो देखो, हार गए फिर भी डिप्टी सीएम है। क्यों? क्योंकि इस बात का जिक्र हमारे किसमें? संविधान में है कि आप मंत्री बन जाओ, लेकिन 6 महीने तो बने रहोगे, 6 महीने के अंदर किसी सदन की सदस्यता ले लो। तो इनको मंत्री बना दिया गया। अब मंत्री बना दिया गया, लेकिन 6 महीने बाद इनका काम खत्म हो जाता है। इसलिए इनको क्या किया गया? विधान परिषद अपने यूपी में है, तो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उनको जितवाया गया, और विधान परिषद के उत्तर में क्या है? सदस्य हैं और मंत्री। ठीक, तो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री कैसे बने? इस प्रावधान से। ठीक, मंत्री बना दिया गया और 6 महीने के बाद चुनाव करवा के जितवा दिए गए दोबारा से। वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो इतनी बातें समझ में आई? एक बार रिकॉल कर दो। मैं देखो मेरे साथ समझना। सबसे पहले 72 में क्या है? क्षमा था, किसका? राष्ट्रपति। 89 जोड़ दोगे राज्यपाल का। फिर 73 में क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। 72 समाधान हो गया। 73 में है संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तार। 89 जोड़ दो, क्या आ जाएगी? राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। ठीक है। 74 में क्या है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद, जिसका हेड कौन होगा? पीएम। कौन होगा? पीएम। तो 74 में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद होगी। और अगर 89 जोड़ दो तो किसमें आ जाएगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। हेड कौन होगा? सीएम। आगे 75 में क्या दिया है? पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसमें 89 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे अगर हम पढ़ेंगे तो 76 में क्या है हमारा? ठीक है, चलो मैं इसको लिख के फिर आगे फिर साफ करके लिखता हूँ दोबारा। ठीक है, 76 में हमारा क्या बताओ? महान्यायवादी। 76 में क्या है? महान्यायवादी। 76 में महान्यायवादी कहाँ होता है? केंद्र में। क्यों भाई? ये कहाँ होता है? केंद्र में। तो केंद्र में महान्यायवादी है, तो महाधिवक्ता किसमें होगा? राज्य में होगा। तो अगर तुमको महान्यायवादी याद है 76 में, और जाकर पूछ लिया महाधिवक्ता, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। महान्यायवादी 76 में याद है, महाधिवक्ता नहीं आता है, लेकिन कर लो कि नहीं कर लो? कैसे? 89 जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा हमारा 165। 165 में क्या आ जाएगा? महाधिवक्ता। क्या आ जाएगा? महाधिवक्ता। तो 76 में महान्यायवादी है, 165 में क्या आ जाएगा? महाधिवक्ता। महान्यायवादी क्या होता है? केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका काम होता है किसी भी मामले में विधि संबंधी जानकारी देने। किसका? केंद्र को। और किसी भी मामले में सरकार का पक्ष रखना। उसके अलावा ये चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, वैसे ही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। इसका काम होता है राज्य को विधि संबंधी सलाह देना और किसी भी मामले में राज्य का पक्ष रखना। थोड़ा स्टॉप कीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे इसके। आज पूरा काफी हद तक लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग 76 तो देख चुके हैं, उसके आगे देखिए 76 में हमने पढ़ा था उसके बारे में। क्या था ना? तो महान्यायवादी ना, केंद्र में तो राज्य में क्या? महाधिवक्ता। ठीक है भाई से 77 में आ दो। 77 में देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 77 में दिया है भारत सरकार के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी।
तो 77 में क्या है, भारत सरकार का जो कार्य संचालन है उससे जुड़ी जानकारी की समझ लीजिए आपको 77 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सीक्वेंस से करा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है बता चलूंगा, ठीक है पीछे। तो भारत सरकार के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी, और इसी में ये बात जाहिर की गई है कि सभी कार्यवाही जो भारत सरकार की होंगी, भारत सरकार की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से, इसके नाम से राष्ट्रपति के नाम से, भारत सरकार की सभी कार्यवाहियां किसके नाम से होंगी, राष्ट्रपति। कोई संधि हो, कोई समझौता हो, सारी की सारी चीज किसके नाम से होगी, राष्ट्रपति। किसमें 76, किसमें 77, 77 में क्या बच्चा, भारत सरकार के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी। तो अगर भारत सरकार के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी 77 में है और आपसे पूछ लिया कि राज्य सरकार के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी किसमें है, तो आप क्या करोगे, 77 में 89 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 166। 166 में क्या है, राज्य के कार्य संचालन से जुड़ी जानकारी। ऐसे बोला गया है कि राज्य के सभी कार्य सीएम और राज्यपाल की सहमति से किए जाए। क्लियर, याद रहेगा, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला क्या है 78, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। 78 में क्या है, पीएम के कर्तव्य, क्या है पीएम के कर्तव्य। तो आपको याद है 78 में क्या है, पीएम के कर्तव्य, क्या है पीएम के कर्तव्य। तो 78 में पीएम के कर्तव्य है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया सीएम कर्तव्य, क्या पूछ लिया, सीएम की, आपको याद है ना पीएम का, किसमें 78, आपको याद है पीएम का 78, पूछ लिया सीएम का, क्या करोगे 89 ऐड, 89 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 167, 167, 167 में क्या है, सीएम के कर्तव्य। अब पीएम का कर्तव्य क्या है, पीएम का कर्तव्य यह है कि पीएम जो है राष्ट्रपति को सूचना देगा जो राष्ट्रपति मांगेगा, किस संबंध में, वही कार्यपालिका संबंध में जो भी जानकारी मांगेगा, ठीक है। अब ये नहीं पूछ ले तुम्हारी बेटी की शादी का, भाई सब पूछेगा, ठीक है भाई साहब, ये जानकारी वो नहीं है उनकी मैटर्स जुड़ी हुई, जो मैटर्स जुड़ी हुई जानकारी है वो राष्ट्रपति कौन देगा, पीएम, तो राष्ट्रपति मांगेगा। जिक्र किसमें है 78, तो पीएम का कर्तव्य 78, सीएम का कर्तव्य नवासी जोड़ दो 167। क्लियर ना भाई, क्लियर है, चलो गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक जो हम पढ़ रहे थे ये मंत्रिपरिषद के बारे में, क्या था, मंत्रिपरिषद के बारे में, ये हमने अभी तक जो पढ़ रहा था मंत्रिपरिषद के बारे में था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, इसी में शुरू हो रहा है संसद से संबंधित, क्या, संसद से संबंधित, संसद से संबंधित। तो देखिए संसद से संबंधित पहली ही बात लिखी है 79 में, क्या, संसद का गठन। अगर राज्य में संसद है, सॉरी केंद्र में संसद है, तो राज्य में क्या होती है, विधानमंडल, क्या होती है, विधानमंडल। तो संसद का गठन, ठीक है, अर्थात संघ के लिए क्या होगी, संसद होगी। ये बात किसमें है 79। तो अगर संघ के लिए संसद है तो राज्य के लिए क्या होगी, विधानमंडल, क्या होगी, विधानमंडल। संघ के लिए संसद होगी, इस बात का जिक्र किसमें है 79। तो राज्य के लिए विधानमंडल होगी, इस जिक्र किसमें होगा इसका, 89 ऐड कर दो, 89 ऐड करोगे क्या आएगा 168। 168 में क्या है, राज्य के लिए विधानमंडल, राज्य के लिए विधानमंडल। कोई दिक्कत किसी भाई को है, नहीं। अब जो संसद होगी, संसद का गठन किससे किससे होगा, तो संसद में तीन चीजें होंगी, संसद के तीन अंग होते हैं, कौन कौन, राज्यसभा होगा जिसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा से निम्न सदन, और इनका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद। लेकिन अंग, सदन दो ही है, सदन दो है लेकिन अंग तीन है। सदन तो दो ही, घर, सदन मतलब घर, लोकसभा और राज्यसभा। सदन घर की परिभाषा होती है ना, ठीक है, तो सेवा सदन, सदन मतलब जो घर है किसके लिए बनाया गया, सेवा, ठीक है। तो ऐसे अपना यहाँ पर सदन घर दो ही है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, लेकिन अंग कितने हैं, तीन। संसद का गठन तीन से, किससे, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है सर ना। तो अगर केंद्र में संसद है 79 में बात है, 89 ऐड कर दो 168। तो केंद्र में संसद, राज्य में क्या, विधानमंडल। विधानमंडल का गठन किससे होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। जैसे वहां उच्च सदन क्या है, राज्यसभा, यहाँ क्या है, विधान परिषद। वहां निम्न सदन क्या है, लोकसभा, यहाँ क्या, विधानसभा। वहां राष्ट्रपति, यहाँ। तो विधानमंडल में तीन चीजें शामिल होंगी, ठीक है। और तीन चीजें कौन कौन सी हमारी, तीन चीजें हमारी यही है, ठीक है। कुछ ना करो भाई, चलने दो, बोलेंगे जो करना होगा, ठीक है। तीन चीजें कौन कौन सी हमारी,
ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, क्लियर है सारों, समझ गए ना? यहाँ पे आ जाओ। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा। तो अगर यहाँ राज्यसभा है तो वहां पर क्या होगी? विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। तो 80 में राज्यसभा, 89 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 169। इसमें क्या है? विधानसभा का सृजन। अभी मैं समझा रहा डिटेल में क्या आएगा, विधानसभा का सृजन। क्लियर? आगे 81 में क्या है बताओ? लोकसभा की संरचना। तो 89 जोड़ दो, 81 है ना, 89 जोड़ दो कितना? 170। इसमें क्या आ जाएगी? विधानसभा की संरचना। क्लियर? ऐसा नो। अब अगर तुमको इन तीनों को भी याद करना है तो इसकी भी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? सरल या सरला, जो भी याद कर लो, सरल या सरला। तो सरला आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? सरला, सरला। तो सा से संसद किसमें? 79। 79 में संसद के बारे में बोला गया है। फिर 80 में राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा। फिर 81 में क्या है? लोकसभा। 81 में क्या है? 89 जोड़ दोगे, जैसे कि आपका पता है संसद किसमें है? केंद्र में। तो राज्य में क्या? विधानमंडल। जोड़ो कितना? 168। याद है? याद है कि नहीं हो जाएगा? जैसे केंद्र में राज्यसभा है, 89 जोड़ दोगे, राज्य में क्या होती है? विधान परिषद। कितना? 169 विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, 89 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 170। और इसमें क्या आएगी? विधानसभा। क्या आएगी? विधानसभा। आई होप क्लियर। अब थोड़ी डिटेल्स इनको पढ़ लें तो सरला याद कर लोगे, याद हो जाएगा। सरला क्यों? सरला, सा से संसद 79, राज्यसभा 80, ला लोकसभा 81। तो तीनों याद हो जाएगा सरला। अगर ये तीनों याद तो ये तीनों याद। कितने हो गए? 6। समझ में आया? अब थोड़ा इनको समझ ले, समझ लिया जाए। क्यों? बोलो। चलो गुड, वेरी गुड। अभी टेस्ट भी कर लेंगे, टाइम मिला आज तो। ठीक है, थोड़ा सा। और वीडियो अच्छा लगा अगर थोड़ा शेयर कर किया करो। ठीक है, दोस्तों को बताओ पूरा देखो, आधा देखने से ज्ञान नहीं मिलता। हर चीज में जरूरी नहीं मजा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी आदमी आज बड़ी अच्छी पोजीशन पे है तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल होता है नहीं होता है? हर आदमी के। लेकिन किसी को स्ट्रगल करना अच्छा लगता है, किसी को भी संघर्ष करना अच्छा लगता है? नहीं। हर आदमी चाहता है चीजें बड़ी बनाई मिल जाए, आसान चीजें मिल जाए। लेकिन तुमको पता है अगर लाइफ में आपको हीरे की तरह चमकना है, हीरे की तरह ताप और दाब भी सहना हो। इन ताप और दाब कोई सहता नहीं। सबको चाहिए शॉर्टकट सफलता के लिए। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता भाई साहब। हर चीज का लॉन्ग कट ही होता है, हार्ड वर्क। ठीक है, आपको हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करना ही पड़ेगा। तो अब चीजों को जैसे कुछ लोग मान लो कुछ पढ़ाया गया तो उसको रिवाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, उनको लगता है बस क्या देखो इसको, स्किप करो। तो स्किप करने की आदत जो है आपको बंद करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, समझना है ना आपको? तो 79 में संसद गठन है, तब पढ़ ली। संसद में 3 चीजें, लोक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संघ के लिए संसद 168, 89 जोड़ देंगे। राज्य के लिए क्या होगी? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य। आगे 80 में क्या है? राज्यसभा। अब देखिए जो राज्यसभा की संरचना कैसे होती है। जो राज्यसभा की संरचना है, ये इसमें कितने मेंबर होंगे? तो राज्यसभा की संरचना में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश, इनसे कुल कितने लोग चुने जाएंगे? 238 लोग। कितने लोग? 238। मतलब हमारा यूपी राज्य है, जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो उनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष न होकर क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जैसे हमने किसको वोट दिया यहाँ पर? विधायक को। और किसको दिया? सांसद। तो हमने अपने स्टेट में दिया विधायक और सांसद को। तो ये जो हमारे स्टेट के प्रतिनिधि है, मतलब जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, जैसे यहाँ से कौन है इस समय सबसे कम आयु की, क्या नाम है? पुष्पेंद्र सरोज, ये हमारे लोकसभा मेंबर हो गए हमारे यहाँ से। और विधानसभा में कौन कौन है? उनका पिताजी एक एनजी सरोज हो गए, पल्लवी पटेल हो गई, और कौन है? पूजा पाल। ये 3 लोग हैं। ये सारे लोग जिनको हम वोट दे रहे हैं, ये आगे जाके केंद्र में किसको देंगे? राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को। तो हम जिनको चुनते हैं वो किनको चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर। तो राज्यसभा के मेंबर में जैसे हमारे राज्य से कुछ लोग चुने जाएंगे, कुछ बिहार से, कुछ महाराष्ट्र से, ऐसे कुल मिलाकर सारे राज्यों को और सारे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कितने चुने जाते हैं? 238। 238 मेंबर का चुनाव कैसे होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और प्लस 12 लोग जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं।
कि 12 लोग को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में 238 लोगों का चुनाव हो सकता है, कहां से? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। जो कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, या विज्ञान से हो सकते हैं, या समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। इन 4 क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से या किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान अगर दे रहा व्यक्ति, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो 238 मैक्सिमम ये हो सकते हैं जो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 मनोनीत करने वाले, तो कुल मिला कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 233 राज्यों वाले हैं और 12 मनोनीत वाले, तो कितने हो गए? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245। कोई दिक्कत? सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? किसमें है? 80। और 80 का अगर पूछे कि 1 में कि 2 में 3 में, तो 80 का 1 में। इसमें 80 के 1 पॉइंट में, 80 पॉइंट फर्स्ट में राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? भाई समझ में आ रहा है बात? आ रहा ना? पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अभी राज्यसभा हो गया। अगर बात करें 89 जोड़ेंगे, क्या आएगा? विधान परिषद। क्या आएगा? विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होता, समझिए, विधान परिषद का सृजन, क्योंकि हर राज्य विधानसभा नहीं है, सॉरी, हर राज्य विधान परिषद नहीं है। आपको पता है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन 6 राज्य? देखिए, आप याद कर लीजिए, ट्रिक है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य आप याद कर सकते हो विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो आप याद करिए टीबी जुकाम। क्या याद करिए? टीबी और जुकाम, ठीक है, टीबी और जुकाम। जब आप याद करोगे तो देखिए यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 में देखिए इसको काट देना है, जम्मू कश्मीर पहले था, हट गया, ठीक है। तो 30 तेलंगाना, तेलंगाना में विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, बी से बिहार, बिहार में विधान परिषद है। यू से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। के से कर्नाटका, कर्नाटका में विधान परिषद। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से क्या बना? तेलंगाना नहीं बना ना, वहां भी क्या है? विधान परिषद है। एम से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी क्या है? विधान परिषद। तो इतने 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो ये विधान परिषद हर जगह तो है नहीं, तो वही बात बोली गई है, विधान परिषद का सृजन। चलने दो, बंद कर लो, चलने दो। तो यही बात बोली गई है, विधान परिषद का सृजन, ठीक है। तो विधान परिषद इन 6 राज्यों में है, ठीक है, इसके अलावा और किसी राज्य में नहीं है, ठीक। थोड़ा शांत रहिए। तो अब विधान परिषद का सृजन अगर कोई और राज्य चाहे, हेलो, कोई और राज्य चाहे कि विधान परिषद क्या हो जाए? बनाई जाए हमारे यहाँ, तो कैसे बनाई जा सकती है? तो देखिए, विधान परिषद बनाने के लिए उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य की जो विधानसभा है, उसके बहुमत से, उसके बहुमत से, या जितने उपस्थित मेंबर हैं उसके 2/3 बहुमत से, अगर बहुमत पारित करके केंद्र के पास भेजा जाए और केंद्र की क्या हो जाए? सहमति हो जाए, केंद्र की क्या हो जाए? सहमति हो जाए, तो उस राज्य में भी क्या हो जाएगी? विधान परिषद लागू हो जाएगी। तो विधान परिषद बनाने के लिए आपको प्रावधान करना है कि सबसे पहले आपके विधानसभा की जितनी संख्या है उसका बहुमत हो, या जितने लोग उपस्थित हैं उस समय उनका 2/3 बहुमत हो। अगर ऐसा प्रावधान पारित करके केंद्र के पास भेजा जाता है और केंद्र की मोहर लग जाती है, तो क्या हो जाएगा? वहां से पारित हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आएगी नहीं दीवार? चलिए, अब 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। अब देखिए, लोकसभा की संरचना में आप देखेंगे तो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यों से कितने? 530 हो सकते हैं, और यूटी से कितने? 20। तो 530 और 20 कितना हो जाएगा? 550, 550। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया, अगर पूछे विधान परिषद में सबसे अधिक संख्या कहाँ की? यूपी। कुछ भी पूछे, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, क्या बताएंगे? यूपी, ठीक है, क्या बताएंगे? यूपी, ठीक है। चलिए, तो हाँ, हम कहाँ थे? ये लोकसभा संरचना में, तो लोकसभा में राज्यों से कितने लोग? 530, यूटी से कितने लोग? 20। तो कुल 530 और 20 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550।
इसके पहले अभी तक 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कौन थे वो? आंग्ल भारतीय। कौन थे? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब जैसे मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंग्रेज यहीं रुक गए थे, ठीक है? तो अंग्रेज रुक गए थे तो उन्होंने शादी इंडियन से कर ली, ठीक है? तो पापा तो अंग्रेज है, मैं इंडियन है, तो उन्हें आंग्ल भारतीय बोला गया। तो 2 आंग्ल भारतीय का प्रावधान था जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसके द्वारा ये बोला गया कि अगली जो लोकसभा आएगी उस लोकसभा से आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं किया जाए, ठीक है? तो जो अपनी अभी इस समय चल रही है उसमें आंग्ल भारतीय शामिल नहीं है। अब आंग्ल भारतीयों को मनोनयन का अधिकार कौन से आर्टिकल में था? 331 में था, और इसमें संशोधन करके इसको खत्म कर दिया, ठीक है? 2 लोग को जो मनोनीत किया जाता था। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसके तहत जो 331 के अंदर लिखा था 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन, उसको खत्म कर दिया, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए 89 ऐड कर दो 81 में, 170 आ जाएगा। अगर वहां लोकसभा तो यहाँ क्या आ जाएगा? विधानसभा। तो विधानसभा की संरचना, ठीक है? विधानसभा की संरचना। अब इसमें लिखा गया है कि जो विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500। किसी भी राज्य में विधानसभा अगर है तो वहां अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 500। अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो जाएंगी? 60। किसी भी राज्य में विधानसभा है तो मैक्सिमम 5 सीट होगी और मिनिमम कितनी होगी? 60। मैक्सिमम 500 कहीं है ही नहीं है। सबसे ज्यादा यूपी में है कितनी? 403। सबसे ज्यादा यूपी में सीटें हैं कितनी हैं? 403। और 500 कहीं है ही नहीं है, ठीक है? और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसके अपवाद हैं, जहां 60 से भी कम सीटें। वो कौन कौन से हैं? तो पहला सबसे कम सीट वाला अगर स्टेट बोले सिक्किम है। क्या है? सिक्किम, जहां कितनी सीटें हैं? 32। उसके बाद मिजोरम और गोवा। मिजोरम और गोवा, इस मिजोरम में और गोवा में 40-40 सीटें हैं, 60 से कम है, देखिए। उसके बाद आप बात करें यूटी, एक है हमारा यूटी, कौन सा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कितनी सीटें हैं? 33। और 33 में से 30 सीटें जो हैं वो उस राज्य के मेंबर की हैं और प्लस 3 सीटें केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है, ठीक है? तो 33 सीटें पुडुचेरी। इतनी बात समझ में आई? क्यों? तो याद रह जाएगा। हमने देखा इसके नीचे कैसे याद करेंगे। तो अगर आपको याद करना है इसके 79, 80, 81 क्या याद कर लो? सरला संसद 79 में, फिर 80 में क्या है? राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अगर आपको याद है 79 अर्थात केंद्र में क्या है? संसद है, तो 89 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 89। तो कितना आ जाएगा? 168। तो अगर वहां संसद है तो यहाँ क्या होगी? विधान मंडल। अगर आपको याद है राज्यसभा किसमें है? 80 में। राज्यसभा किसमें है? 80 में। तो 89 ऐड कर दो, कितना? 169। क्या आ जाएगा? विधान परिषद। किसमें? राज्य। विधान परिषद बनाने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पारित करना, ठीक है? या तो कुल जितने हैं उसका बहुमत। इसके बाद जैसे यहाँ पर आप देखिए 81 में क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। 89 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 170। तो अगर यहाँ लोकसभा तो यहाँ क्या आएगी? विधानसभा। क्लियर? विधानसभा मैक्सिमम कितनी सीटें होंगी? 5। मिनिमम। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बन कीजिए इसको, ठीक है? इसके आगे देखते हैं। रुक 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 चलिए हम लोग 81 देखिए, उसके बाद 82 पे आते हैं। देखिए 82 में आगे थोड़ा, 82 थोड़ा सा थोड़ा अलग है, बाकी 83 से फिर हमारा सब कुछ सेम है, ठीक है? और इसमें कार्यवाहियों के बारे में बात है, उसकी योग्यता वगैरह क्या है, ठीक है? चलिए देखते हैं सबसे पहले 82। देखिए 82 में क्या लिखा है? प्रत्येक जनगणना के बाद, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, ठीक है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक जनगणना होगी, जनगणना में जाहिर सी बात लोगों की संख्या बढ़ेगी। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो भाई जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लोगों का। जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिनिधियों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो यही बोला गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। पुनः समायोजन का मतलब ये है कि संसद में लोकसभा की सीटों में वृद्धि की जाएगी और राज्यों में जो विधानसभा है उनकी सीटों को फिर से डिवाइड किया जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा डिसाइड किया गया कि जो संख्या पहले चली आ रही है
वही संख्या को सीटों की 2026 तक कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, और जो संख्या आ रही हो 1971 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जो इस समय हमारे यहाँ सीटों की संख्या है वो जो 1971 में जनगणना हुई है उसके अनुसार आज भी है। तो 81 में हमने पढ़ा था, 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अब 89 जोड़ोगे तो ये और ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यही बात राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक साथ लिख गई, तब तो राज्य की अलग से आएगी। तो जो 89 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 171, और 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना, क्योंकि हमने आगे राज्यसभा की संरचना पढ़ा था लेकिन विधानसभा संरचना नहीं पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने। तो विधान परिषद की संरचना, यहाँ सवाल आता है एग्जाम में, देख लेना पेपर उठा के प्रीवियस ईयर, यहाँ से पूछा जाता है। तो विधान परिषद की संरचना कैसे की जाती है, पूछ लेगा कि जो विधान परिषद में मेंबर चुने जाते हैं वो राज्य की नगर पालिका से कितने चुने जाते हैं। तो विधान परिषद की संरचना की बात कर रही है 171 में, और इसमें लिखा गया है कि जो 1/3 मेंबर है, 1/3 सदस्य है, जितनी संख्या है उसका 1/3 राज्यों की जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है और स्थानीय जो प्राधिकरण है उनके लोग चुने। आप लोग विधायक को वोट देते हैं ना, जैसे पल्लवी पटेल को वोट दिए थे, या तो यहाँ पर रंजीत सरोज को वोट दिए थे, या किसी ने पूजा पाल को वोट दिया हो, तो ये लोग तो विधायक हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने विधान परिषद को वोट दिया है? नहीं दिया। तो विधान परिषद में वोट कौन देता है? यही चीज लिखी गई है कि जो विधान परिषद होती है उसमें जो 1/3 मेंबर है उनको कौन चुनता है, राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण। नगर पालिका संस्था ना जहाँ वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, चेयरमैन वगैरह, और जिला बोर्ड मतलब अपना वही जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष वगैरह, ठीक है, और स्थानीय प्राधिकरण मतलब ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है, लोग चुनते हैं किसको, 1/3 को। और 1/12 मेंबर है टोटल जितने होते हैं, उसका 1/3 ये, 1/12 कौन, स्नातक, जैसे आप लोग ग्रेजुएट हो गए ना, तो अगर आप स्नातक हो गए और स्नातक किए हुए आपको 3 साल हो गए, कितने साल हो गया, 3 साल, तो आप लोग भी अपना नाम डलवा सकते हो, तो आप लोग भी वोट दे सकते हो जब इनका चुनाव होगा, ठीक। और 1/12 और जो है उनको माध्यमिक विद्यालय में कम से कम जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं ऐसे टीचर वोट देते हैं, तो इनको देते हैं ये लोग वोट, और जो इतने हैं इनको ये लोग देते हैं, और जो 1/12 है इनको माध्यमिक विद्यालय 9th 10th 11th 12th पढ़ाने वाले कम से कम कितने साल से, 3 साल से, वो लोग वोट देते हैं। और 1/3 जो है इनको राज्य के विधानसभा के सदस्य, कौन, राज्य के विधानसभा के सदस्य, जैसे विधायक होते हैं, जो विधायक होते हैं वो लोग वोट देते हैं 1/3 को। जो शेष बच जाते हैं उनको राज्यपाल क्या करता है, मननीय, कुल जोड़ लो और एक में से घटा दो, मेरे हिसाब से लगभग 6 आना चाहिए, इनको कौन मननीत करता है, राज्य, ठीक। तो ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझना है, स्टार मैंने इसलिए लगा दिया है, बाकी पूरा फिर मैच करेगा। तो 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन, 89 जोड़ोगे तो मैच नहीं करेगा, तो वहाँ अलग अलग नहीं है, तो यहाँ क्या आ रहा है, विधान परिषद की संरचना, बाकी फिर से मैच कर रहा है, बेटा इसे देखो, यहाँ सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको पढ़ लेना, कहाँ से कितने निर्वाचित होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, केंद्र का याद करो, राज्य ऑटोमेटिक याद हो ही रहा है। 83 में क्या है बताओ, संसद के सदनों की अवधि, जो संसद के सदन है उनकी अवधि कितनी होगी, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, तो किसमें लिखी है, 83 में, अवधि किसमें लिखी है, 83। तो अगर पूछ लिया संसद के सदनों की अवधि किसमें है, 83 में, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया विधानमंडल, क्या पूछ लिया, विधानमंडल, विधानमंडल के सदन की अवधि क्या होगी, अगर आपसे पूछ लिया कि विधानमंडल के सदन की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अगर तुमको याद है, क्या याद है, संसद, संसद की अवधि किसमें है, 83 में, तो इसमें 89 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 89, तो कितना आ जाएगा, 172, कितना आ जाएगा, 172, 172 में क्या है, विधानमंडल की अवधि, क्या है, विधानमंडल की अवधि, कोई दिक्कत, संसद वाला किसमें है, 83, 89 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, विधानमंडल की अवधि, अभी समझा रहा हूँ इसको मैं डिटेल में। 84 में क्या है, सदस्यों की योग्यता, जो संसद में सदस्य जाएंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या सबको भर्ती कर लिया जाए, कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है, तो संसद के सदस्यों की योग्यता किसमें है, 84 में। मान लो आपको ये याद है और पूछ लिया विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अगर आपको याद है संसद, क्या याद है, संसद, संसद के मेंबर की योग्यता किसमें, 84 में है, 89 जोड़ दो, 89 जोड़ दो, कितना आएगा, 173,
तो अगर संसद है 84 में, तो 89 जोड़ने पर 173 में क्या आएगा? राज्य। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अवधि। कोई दिक्कत? याद रहेगा। इसके बाद 85 में क्या है? राष्ट्रपति को पावर है। राष्ट्रपति को पावर है, किस चीज की पावर है? सत्राहूत करने की, मतलब सत्र को बुलाने की, और सत्रावसान की, और लोकसभा के विघटन की। ठीक है, तो संसद का सत्रावसान, ठीक है, सत्राहूत, और लोकसभा का विघटन, ये किस में लिखा गया है? 85 में। 85 में क्या है? सत्रावसान, सत्राहूत और विघटन। सत्रावसान, सत्राहूत और विघटन किसमें? 85 में। अगर पूछ ले कि बताओ जो हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल का सत्रावसान, सत्राहूतम, सत्रावसान, सत्राहूत, ये चीजें किस में लिखी गई है? तो अगर तुमको ये याद है, क्या याद है? 85 याद है संसद का, तो 89 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 89। तो 85 में 89 जोड़ दो, कितना आएगा? 174। तो 89 जोड़ने पर हमको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। तो इसमें दिया संसद का सत्रावसान, सत्राहूत और विघटन, 89 जोड़ दिया, कितना? 174। इसमें किसका आ जाएगा? राज्य का। राज्य के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान, विघटन। कोई दिक्कत समझ में? 89 जोड़ेंगे, केंद्र में राज्य का आ जाएगा। हमने लगभग 30 आर्टिकल पढ़ लिए होंगे अब तक, ठीक है, जो जितने पढ़े हैं सब में 89 जोड़ के, क्यों? एक बार समझ लें इनको। तो संसद के सदनों की अवधि क्या होगी? ठीक है, मतलब जो संसद के सदन के मेंबर है उनकी अवधि क्या होगी? ये किस में लिखा गया है? 83। तो देखिए दो चीजें होती है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो अगर पूछे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो याद रखना पहली बैठक से 5 वर्ष। पहली बैठक से 5 वर्ष। तो संसद के सदस्यों का जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? पहली बैठक से 5 वर्ष। लेकिन अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अगर पूछे लोकसभा का अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। लेकिन अगर पूछे राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, तो राज्यसभा की अवधि नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है। राज्यसभा क्या? अस्थाई सदन है। क्या? स्थायी सदन है, परमानेंट है, कभी समाप्त नहीं। हाँ, उसमें जो मेंबर हैं उस मेंबर का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक साथ सब रिटायर नहीं होते हैं, कुछ जाएंगे फिर कुछ आएंगे, फिर कुछ जाएंगे फिर कुछ आएंगे। तो ऐसे करके कभी पूरी राज्यसभा खाली नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में एक साथ चुनाव होगा और सभी लोग 5 साल तक रहेंगे, 5 साल के बाद समाप्त। तो लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल, और पूरी लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 साल। तो पूरी लोकसभा ही 5 साल चलती है और उसके मेंबर भी कितने चलते हैं? 5 साल। लेकिन जो राज्यसभा है उसमें जो मेंबर है वो 6 साल के लिए जाएगा, लेकिन राज्यसभा कभी पूरी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक साथ पूरी रिटायर नहीं होती। ठीक है, तो अगर पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, तो क्या बताओगे? पहली बैठक से 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। अगर पूछे कि बताओ लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, जनरली 5 वर्ष। ठीक है, अगर पूछे राज्यसभा की अवधि क्या होती है, तो स्थायी है, हमेशा कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन मेंबर कितने? 6 साल। कोई दिक्कत? अब इसके अलावा अगर हम चाहें तो आपातकाल, मान लो देश में आपात स्थिति आ जाती है कोई, ठीक है, कोई कंडीशन आ जाती है, युद्ध होने लगता है, तो उस कंडीशन चुनाव कराया नहीं जाएगा। और चुनाव कराया नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या लोकसभा को बंद कर दें, खत्म कर दें? नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोकसभा को आपात के दौरान हम एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। एक बार में कितनी बार? 1 साल। और ऐसे करते करते जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते, जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपातकाल हट गया है तो उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर नई लोकसभा का चुनाव हो जाता है। ठीक, समझ गए ना बात को? और यही चीज सेम आ जाए किसमें? 72। 89 जोड़ो, इसमें क्या है? संसद के सदन का है पूरा व्याख्या, और 89 जोड़ दो तो इसमें आ जाए 172। तो केंद्र में संसद, तो राज्य में क्या? विधानमंडल। तो विधानमंडल की अवधि के बारे में बात हो। तो विधानमंडल में हमारा, हम बताया था, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। तो अगर पूछे विधानसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पहली बैठक से 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष।
लेकिन पूछे विधान परिषद के मेंबर कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6। लेकिन अगर ये पूछे विधानसभा की अवधि, विधान परिषद की अवधि क्या होती है? स्थायी सदन। क्या है? स्थायी सदन। कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं खत्म होता है समझो। क्योंकि जैसे राज्यसभा में होता है हर 2 वर्ष में सब रिटायर नहीं होंगे, हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होंगे। 1/3 मतलब 60 हैं तो 60 का 1/3 कितना? 20। 20 चले जाएंगे, 20 नए आ जाएंगे। तो ऐसे पूरे नहीं जाते एक साथ, कुछ जाएंगे फिर आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने चुन के आ जाते हैं। ऐसे ही विधान परिषद में भी हर 2 साल में 1/3 जाते हैं और उतने चुन के आ जाते हैं। तो हमेशा चलता रहता है, कुछ निकलते रहेंगे आते रहेंगे, निकलते रहेंगे आते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत? 84 में क्या है? संसद के मेंबर की योग्यता, जो सदस्य है उनकी योग्यता किसमें है? 84। अगर 84 में संसद की योग्यता है सदस्यों की, तो 89 जोड़ने पर क्या आएगा? 173। अगर यहाँ संसद का है तो यहाँ क्या आएगा? राज्य। किसका आएगा? राज्य की। ठीक है, योग्यता आएगी। ठीक है, नहीं योग्यता। मंडल के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। ठीक है, तो हमारा 84 में संसदों की योग्यता है, तो 89 जोड़ो 173 में क्या? विधानमंडल की योग्यता है। कोई दिक्कत? तो योग्यता पूछा जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा में 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत में जन्म होना चाहिए कि भारत का मूल होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए? जन्मा हो या ना जन्मा हो लेकिन नागरिक हो। तो भारत का नागरिक हो और राज्यसभा में जाना 30 वर्ष न्यूनतम, लोकसभा में 25 वर्ष। अन्य योग्यता वो होंगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। यही हाल यहाँ है। यहाँ विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल उम्र। और विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसके अलावा भारत का नागरिक है। क्या? भारत का नागरिक हो। अन्य योग्यता में जो राज्य की विधि या संसद की विधि निर्धारित करें, वो चीजें होनी चाहिए। अच्छा एक सवाल ये है कि ये बताओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए या सॉरी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होगी क्या? नहीं बनेगा कि 25 वर्ष में क्या बन जाएगा? लोकसभा। क्या बन जाएगा? लोकसभा। तो 25 साल होगी तब भी बन जाएगा, क्योंकि 25 साल में आपका लोकसभा बन जाएगा, लोकसभा बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, समझ गए? न्यूनतम 25 वर्ष। चलिए आगे 85 में क्या है? राष्ट्रपति को एक शक्ति है कि वो क्या करेगा? 17 हूट। 17 हूट मतलब सत्र को बुलाना। क्या बोले? सत्र को बुलाना। 17 मतलब सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त करना। और लोकसभा को रिटर्न मतलब लोकसभा को पूरी तरीके का कर देना, समाप्त कर देना। ये पावर किसको है? राष्ट्रपति। इस आर्टिकल में 85 17 और विघटन की पावर 85 में किसको दी गई है? राष्ट्रपति। 89 जोड़ दो कितना है? 174। 89 जोड़ दो कितना? 174। यही शक्ति राज्य में किसको दी गई है? राज्यपाल। सत्र करने की, सत्र अवसान करने की और विघटन करने। ठीक है, ध्यान रखना जैसे वर्ष का अंतिम सत्र है और आने वाले वर्ष का पहला सत्र है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने गैप होगा, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मिनिमम साल में 2 तो करने ही करने हैं आपको सब। ठीक है, समझ गए? लेकिन अगर एक सवाल यही पर पूछे कि सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्राहुत कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा विघटन कौन करता है? केंद्र में। राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। ये 85 में है और 89 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 174। ये किसमें है? राज्यपाल। लेकिन मुझे स्थगन, स्थगन समझते हो? थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी रोक देना। जैसे चल रही क्लास, अचानक रुको रुको रुको, मान लो मेरा फोन आ गया, रोक दिया मैं। ठीक है, या चलो आज के लिए क्लास खत्म, कल फिर आना। ठीक है, तो ये स्थगन होता है, अल्पकाल के लिए रोक देना। ठीक है, ठीक है। तो ये पावर किसको है? तो ये पावर जो उस समय वहां अधिकारी बैठा है उसके पास होती है। और वहां अधिकारी कौन होता है? स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा में कौन होता है? सभापति होता है। ऐसे यहाँ पर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, क्लास अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो पूरा देखिए, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, तो आगे भी कंटिन्यू। थैंक यू।
रोक दो पूरा।